आदित्य ने सोचना शुरू किया और लगभग 5 मिनट के बाद उसने अंततः कहा, मैं मार्शल पूर्वज क्षेत्र में हूं। हालांकि आदित्य ने सोनाली को अपनी साधना के बारे में बताया, लेकिन उसने अपनी सटीक ताकत नहीं बताई। मां मार्शल पूर्वज क्षेत्र। सोनाली का मुंह कुछ देर के लिए खुला रह गया और जब उसने अंततः चीजों को सुलझा लिया तो उसने कहा, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? आदित्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं करूंगा। सोनाली के चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान दिखाई दी जब उसने कहा, हम कल टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाएंगे। मैं अपने पिता को आपकी पुष्टि के बारे में बताने जा रही हूं। उन्हें कुछ तैयारी करनी है और इसमें कुछ समय लगेगा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और इस बार कुछ नहीं कहा। सोनाली भी उत्साहित चेहरे के साथ अपने कमरे से बाहर चली गई। आदित्य ने उसके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि वह यह भी जानना चाहता था कि किस तरह का खजाना 100 तलवार संप्रदाय और 3 देशों जैसी बड़ी शक्ति को हाथ मिलाने और नायर परिवार पर इस तरह दबाव डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। खैर, यही एकमात्र कारण नहीं था जिसके लिए वह सहमत हुआ। एक और कारण था, और वह यह कि वह इस दुनिया के बारे में और भी जानना चाहता था। और चूंकि उसने सोनाली से सुना था कि टॉवर के शीर्ष पर मौजूद खजाना पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है, तो वह भाग्य द्वारा उसे दिए गए इस अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकता था। पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति के माध्यम से वह इस नई दुनिया के बारे में वह सब कुछ आसानी से जान सकता है जो वह जानना चाहता था। इसके अलावा वह एज्योर स्काई महाद्वीप में वापस लौटने का रास्ता भी खोज सकता है। सोनाली के कमरे से चले जाने के बाद आदित्य ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने दिव्य सागर की जांच करने लगा। उनके पिछले दिव्य सागर और वर्तमान दिव्य सागर के बीच एक बड़ा अंतर था। उनका वर्तमान दिव्य सागर कुछ ऐसा था जो बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति को अवशोषित करने का परिणाम था, और चूंकि उसकी प्राचीन दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के साथ विलीन हो गई थी, इसलिए यह भी अधिक शक्तिशाली चीज में विकसित हो गया। जैसे ही वह इसकी जांच करने के लिए अपने दिव्य सागर में प्रवेश किया, उसके मन में अचानक कुछ नई जानकारियां आईं। उसकी आत्मा को अब प्राचीन सम्राट दिव्य आत्मा कहा जाता था। इस तरह की आत्मा ऐसी थी जो पूरे 9 स्वर्गों में पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। उनकी पिछली आत्मा जो प्राचीन दिव्य आत्मा थी, वह हर युग में प्रकट होती है। हर युग में पूरे 9 स्वर्गों में कहीं ना कहीं प्राचीन दिव्य आत्मा वाला केवल एक ही व्यक्ति पैदा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक युग में प्राचीन दिव्य आत्मा वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह की आत्मा वाले एक से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्राचीन दिव्य आत्मा ऐसी चीज है जो पहले भी प्रकट हो चुकी है और हर युग में प्रकट होती है। लेकिन आदित्य की विकसित आत्मा, जिसे अब प्राचीन सम्राट दिव्य आत्मा के रूप में जाना जाता है, जो दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन के उसकी आत्मा के साथ विलय का परिणाम है, पूरे 9 स्वर्गों में पहले कभी प्रकट नहीं हुई। इससे आदित्य को बहुत झटका लगा। उसे और भी हैरानी इस बात से हुई कि अब वह किसी भी आत्मा की चोट को ठीक कर सकता है, और यह सिर्फ उसकी आत्मा तक सीमित नहीं है, वह किसी की भी आत्मा को ठीक कर सकता है। चाहे किसी की आत्मा कितनी भी बुरी तरह से घायल क्यों न हो, वह उसे बहुत आसानी से ठीक कर सकता है। वह अब दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन में भी बदल सकता है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन में बदलने के बाद वह आत्मा की क्षमताओं का अधिक गहराई से उपयोग कर सकता है। अपने दिल को शांत करने के बाद आदित्य ने अपने दिव्य सागर को देखा, जो अब एक अंतहीन महासागर की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिव्य सागर अब अपनी ही एक दुनिया बन गया था। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और उसकी संवेदना एक बार फिर उसके शरीर में लौट आई। अब उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत तक सफलतापूर्वक साधना कर ली है। अब वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की तीसरी परत की साधना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। एक और ड्रैगन बनाने में उसे काफी समय लगेगा, लेकिन खजाने की खोज के लिए उसे सोनाली के साथ टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना होगा। इसलिए उसके पास अभी अपने दिव्य सागर के अंदर तीसरा ड्रैगन बनाने का समय नहीं है। दस्तक। कुछ ही देर बाद उसने एक बार फिर अपने कमरे के गेट पर दस्तक सुनी।
उसने गेट खोला और देखा कि यह सोनाली के पिता थे, जो नायर परिवार के मुखिया थे। वरुण एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था। वह मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे चरण में था और यह देखा जा सकता था कि वह उतना प्रतिभाशाली नहीं था, और सोनाली ने निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा अपने पिता से नहीं बल्कि अपनी मां से विरासत में पाई थी। सोनाली की मां को मोनाली के नाम से जाना जाता था। आदित्य को उसकी मां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसकी मां उस समय गायब हो गई थी जब सोनाली सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। उसकी मां मोनाली बहुत प्रतिभाशाली और मजबूत थी। वह इतनी मजबूत थी कि टावर का मास्टर भी उसकी ताकत को नहीं देख पाया था। आदित्य ने वरुण का अभिवादन किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। वरुण ने सबसे पहले आदित्य को उसकी ब्लेज गोलियों के लिए और खजाने की खोज के लिए अपनी बेटी के साथ टावर के शीर्ष पर जाने के लिए सहमत होने के लिए धन्यवाद दिया। आदित्य को धन्यवाद देने के बाद वरुण ने उसे अपने बेटे दीपक के लिए एक गोली बनाने के लिए सामग्री दी। आदित्य ने सामग्री ली और उससे वादा किया कि वह उसके बेटे के लिए गोली बनाएगा। आदित्य का वादा सुनकर वरुण ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार अपने चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान के साथ चला गया। दीपक अपनी अवरुद्ध मेरिडियन के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करने में असमर्थ था। अब आदित्य द्वारा परिष्कृत गोली निगलने के बाद दीपक आखिरकार साधना शुरू कर सकता है। वह खुश कैसे नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आदित्य द्वारा दी गई बॉडी कल्टीवेशन तकनीक को देखने के बाद उनके बेटे ने कहा कि वह शरीर और आत्मा दोनों ऊर्जा की साधना करेगा। पवित्र जानवर महाद्वीप में दोहरे साधक बहुत दुर्लभ हैं और उनका बेटा दोहरे साधक बनने जा रहा था। दीपक और सोनाली के साथ उसके परिवार की ताकत एक बार फिर बढ़ जाएगी। आदित्य ने एक बार फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया वह था दूसरे कमरे में जाना और दीपक के लिए गोली बनाना शुरू करना। वह जिस गोली को बनाने जा रहा था उसका नाम एसेंस एक्सट्रीमिटी पिल था। यह एक बहुत ही प्राचीन गोली है और इस गोली को बनाने का फार्मूला समय की नदी में बहुत पहले ही खो चुका है। एसेंस एक्सट्रीमिटी पिल न केवल किसी के ब्लॉक मेरिडियन को खोल सकती है, बल्कि यह मेरिडियन को पहले से 3 गुना अधिक मजबूत भी बना सकती है। आदित्य को इस गोली को परिष्कृत करने में 4 घंटे लगे। गोली को परिष्कृत करने के बाद उसने स्नान किया, बिस्तर पर गया और स्वर्गीय मोती में प्रवेश किया। स्वर्गीय मोती में प्रवेश करने के बाद आदित्य एक बार फिर सुंदर घास के मैदान में दिखाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा और दूर से काली धुंध देखी जहां वह कभी नहीं गया था, और यहां तक कि उसका दिव्य सागर भी उसे भेदने में असमर्थ था। एक गहरी सांस लेने के बाद आदित्य उन 12 बड़े पहाड़ों के पास गया जो एक छोटे पहाड़ को घेरे हुए थे। उसकी ताकत अब मार्शल पूर्वज क्षेत्र में थी और उसके अनुमान के अनुसार तीसरा अवरोध खुल जाना चाहिए था। वह छोटे पहाड़ में घुसा और उसके सामने 12 गुफाओं जैसे प्रवेश द्वार दिखाई दिए। इनमें से 8 गुफाएं अभी भी बंद थीं, जबकि 4 गुफाएं उसके प्रवेश के लिए खुली थीं। आदित्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार 2 गुफाएं खुली थीं। उसने सबसे पहले तीसरी गुफा में प्रवेश किया और जैसा कि उसने सोचा था, यह गुफा उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खदान थी। स्पिरिट स्टोन ऐसी चीज है जिसकी कमी आदित्य को इन खदानों की वजह से कभी नहीं होती। आदित्य को अभी भी याद है कि उसे दीपाली के दादा को समुद्री ड्रैगन भाले के लिए 1 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने थे। आदित्य ने 1 लाख उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों का खनन किया और उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। फिर वह तीसरी गुफा से बाहर चला गया और चौथी गुफा में प्रवेश किया। चौथी गुफा कुछ ऐसी थी, आदित्य ने भी नहीं सोचा था कि वह खुल जाएगी। जब वह चौथी गुफा में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। वह चौथी गुफा के अंदर अनगिनत एलिमेंटल स्टोन को देखकर चौंक गया। इस गुफा के अंदर हर तरह के एलिमेंटल स्टोन थे। अग्नि प्रकार, पृथ्वी प्रकार, लकड़ी प्रकार, धातु प्रकार, वायु प्रकार और अन्य हर तरह के एलिमेंटल स्टोन थे। आदित्य ने सिर्फ एलिमेंटल स्टोन के बारे में सुना है, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं है। पहली बार उसने एलिमेंटल स्टोन के बारे में तब सुना था
जब वह एज्योर ड्रैगन देश के 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने गया था। जिस समय से आदित्य ने साधना शुरू की थी, उसने कभी भी कोई एलिमेंटल स्टोन नहीं देखा था, लेकिन अब उसके सामने अनगिनत एलिमेंटल स्टोन थे। यह अफसोस की बात थी कि उसके पास किसी भी तरह का एलिमेंटल बॉडी नहीं था। चूंकि उसके पास किसी भी तरह का एलिमेंटल बॉडी नहीं था, इसलिए वह किसी भी एलिमेंटल स्टोन का उपयोग नहीं कर सकता था। सांस। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और दया की आह भरकर उसे बाहर निकाला। उसने अपना सिर हिलाया और चौथी गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और वह रुक गया। फिर उसने हर तरह के 100 एलिमेंटल स्टोन को अपनी स्थानिक अंगूठी में जमा किया और चौथी गुफा से बाहर निकल आया। फिर वह स्वर्गीय मोती से बाहर निकला और एक बार फिर अपने बिस्तर पर प्रकट हुआ। अगली सुबह सोनाली कुछ बुजुर्गों और अपने पिता के साथ उसके कमरे के सामने पहुंची और कमरे पर दस्तक दी। आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला और इन लोगों को अपने कमरे के सामने देखकर हैरान रह गया। वह जानता था कि वे यहां क्यों आए हैं। शीर्ष मंजिल पर जाने से पहले आदित्य ने एसेंस एक्सट्रीमिटी पिल निकाली और उसे वरुण को दे दिया। गोली लेते हुए वरुण पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि इस गोली की गुणवत्ता बहुत उच्च थी और यह वास्तव में 7वीं रैंक की औषधीय गोली थी। फिर उसका चेहरा उत्साह से भर गया और वह जल्दी से वहां से चला गया। वह अपने बेटे को जल्द से जल्द यह गोली देना चाहता था और देखना चाहता था कि वह अपनी अवरुद्ध मेरिडियन को कैसे खोलता है। सोनाली और अन्य लोग अपने पिता की प्रतिक्रिया देखकर भ्रमित थे, लेकिन गोली के प्रभाव के बारे में सुनने के बाद वे भी उत्साहित हो गए। आदित्य भी उनके उत्साहित चेहरे को देखकर मुस्कुराया। जब से वह उठा, उसने नायर परिवार में एक बहुत ही खास बात नोटिस की। नायर परिवार के सभी लोग स्वभाव से बहुत अच्छे थे और इस परिवार में कोई आंतरिक कलह नहीं थी। सभी लोग बहुत एकजुट थे। अगर कोई खुश है और उसे कोई सौभाग्यशाली अवसर मिला है, तो दूसरे भी उसके लिए खुश होंगे। वे उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस नहीं करेंगे जिसे सौभाग्यशाली अवसर मिला है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें खुद नहीं मिला। नायर परिवार के लोग भी किसी दूसरे के खजाने का लालच नहीं करते थे। वे अपने आप में खुश थे। नायर परिवार एक बहुत ही खुशहाल और आदर्श परिवार था जिसे आदित्य ने अब तक देखा है। कितना अच्छा होता यदि कैंगलान शहर के आसपास के 3 देशों और 100 तलवार संप्रदाय के यंग मास्टर को इस परिवार से परेशानी नहीं होती। भाई आदित्य, चलो। कुछ देर बाद सोनाली ने आदित्य से कहा कि वह उसके और अन्य बुजुर्गों के साथ टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर चले। वह जानती थी कि उसके पिता अब भी नहीं आएंगे। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और सोनाली और अन्य बुजुर्गों के साथ वह टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था जो सीढ़ियों से जुड़ा हुआ था और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक कुछ मोड़ के साथ जाता था। एक बड़ा सा लोहे का गेट इस कमरे में सभी को जाने से रोक रहा था। सोनाली ने एक बड़ी चाबी निकाली जो करीब 12 सेंटीमीटर लंबी थी। उसने उस लंबी चाबी को बड़े लोहे के गेट के की होल में डाला और उसे घुमाया। एक कर्कश ध्वनि के साथ लोहे का बड़ा गेट बीच से धीरे धीरे खुलने लगा, क्योंकि वह 2 भागों में विभाजित हो गया था। गेट खुलने के बाद सभी कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, लोहे का बड़ा गेट एक बार फिर बंद होने लगा, लेकिन इस बार यह उतना धीरे नहीं था जितना खुलते समय था। यह बिजली की गति से बंद हुआ और जोर से धप की आवाज आई। आदित्य ने देखा कि 6 मंजिलों वाले अन्य कमरों के विपरीत इस कमरे में सफेद जेड का फर्श था और पूरी मंजिल पर एक बड़ी छिपी हुई संरचना बनाई गई थी। वह इस छिपी हुई संरचना को देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह बहुत प्राचीन आभा दे रही थी। आदित्य भी इस छिपी संरचना में कोई दोष नहीं ढूंढ पाया। इससे पहले चाहे वह किसी भी संरचना के संपर्क में आया हो, हर संरचना में कुछ खामियां थीं, लेकिन इस संरचना में कोई खामी नहीं थी। इस छिपी हुई संरचना के अलावा बीच में एक मेज थी। मेज के चारों ओर 3 कुर्सियां थीं और कमरे के किनारे किताबों की अलमारियों में कुछ किताबें भी रखी हुई थीं। इन चीजों के अलावा इस बड़े कमरे में कुछ भी नहीं था। आदित्य जानता था कि जमीन पर छिपी संरचना में अन्य चीजें छिपी हुई थीं। थोड़ी देर जांच करने के बाद सोनाली ने निराश चेहरे के साथ कहा,
भाई आदित्य, चाहे हम कितनी भी बार जांच करें, हमें यहाँ मेज, कुर्सियों और किताबों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज अभी भी कहते हैं कि खजाना टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर था और इसे उनके मास्टर ने किसी तरह की गहन विधि से यहाँ छिपाया था। चूंकि भाई आदित्य मार्शल पूर्वज क्षेत्र के साधक हैं, इसलिए मुझे आशा है कि भाई आदित्य मुझे उस खजाने को खोजने में मदद करेंगे। नायर परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्वज सही कह रहे हैं। यहाँ वास्तव में कुछ छिपा हुआ है। जमीन पर एक शक्तिशाली छिपी हुई संरचना है और चूंकि यह एक छिपी हुई संरचना है, इसलिए इसमें हमसे कुछ छिपा हुआ होना चाहिए। क्या तुम सच कह रहे हो? सोनाली ने आदित्य की आवाज सुनकर आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज सुनकर अन्य बुजुर्ग जो अभी भी सावधानी से खोज कर रहे थे, वे भी उनके पास आ गए। जब सोनाली ने उन्हें छिपे हुए संरचना के बारे में बताया तो वे भी चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यहां जमीन पर कोई गुप्त संरचना हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे हर बार जब भी यहां खोज करने आए तो खजाना नहीं ढूंढ पाए। अब जब उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई थी कि खजाना यहीं है, तो वे आदित्य को देखते ही बहुत उत्साहित हो गए। बुजुर्गों में से एक ने कहा, यंग मास्टर आदित्य, क्या तुम किसी तरह इस छिपे हुए संरचना को तोड़ सकते हो? मैं कर सकता हूं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर कुछ ऐसा करने लगा जिसे बुजुर्ग और सोनाली पहचान नहीं पाए। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद अंततः आदित्य ने छिपने वाली संरचना को तोड़ दिया। जैसे ही यह छिपी हुई संरचना टूटी, जमीन पर कुछ और किताबों की अलमारियां दिखाई देने लगीं। इन किताबों की अलमारियों के साथ टेबल के बीच में लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एक काला बक्सा दिखाई दिया। इस काले बक्से के पास एक स्थानिक अंगूठी था। सोनाली और इन बुजुर्गों ने नायर परिवार के पूर्वज से सुना कि खजाना एक काले बक्से के अंदर था और कोई भी उस बक्से को खोलने में सक्षम नहीं था। काले बक्से को खोलने में असमर्थ उनके पूर्वज के मास्टर ने इसे टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपाने का फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई और इसे अपने हाथ में ले ले। सभी लोग किताबों की अलमारियों को अनदेखा करके टेबल के सामने आ गए। सोनाली ने उस बक्से को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसे खोलने का तरीका खोजने लगी। कहने को तो यह एक बक्सा था, लेकिन इसे दो हिस्सों में बांटने वाला कोई कट नहीं दिख रहा था। आदित्य भी इसे देखकर हैरान था, लेकिन बक्सा देखकर वह हैरान होने से ज्यादा हैरान था, क्योंकि वह उस लकड़ी को पहचान पाया था जिससे बक्सा बना था। यह मिस्टिक ट्री था। वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों के कारण लकड़ी को पहचानने में सक्षम था, लेकिन उसे आश्चर्य यह हुआ कि मिस्टिक ट्री के बारे में जानकारी अभी भी गुप्त थी। इसका मतलब यह है कि वह मिस्टिक ट्री के बारे में जानने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इसका यह भी मतलब है कि अमृता को तोड़ने के बाद ही वह इस मिस्टिक ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगा। सोनाली और अन्य बुजुर्गों ने कई बार इसका निरीक्षण किया और इसे खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वे हर बार असफल रहे। वे बस बॉक्स खोलने में असमर्थ थे। चूंकि आदित्य 3 प्राचीन देवताओं की यादों से मिस्टिक ट्री के बारे में कोई जानकारी हासिल करने में असमर्थ था, इसलिए वह ब्लैक बॉक्स को खोलने का कोई तरीका भी नहीं सोच पा रहा था। आ सभी ने एक साथ निराशा में आह भरी। चूंकि वे बॉक्स खोलने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपनी निगाहें किताबों की अलमारियों पर केंद्रित कर दी, जो ढेर सारी किताबों से भरी हुई थीं। जब उन्होंने किताबों की अलमारियों की जांच की तो वे दंग रह गए। वहां विभिन्न रैंकों की कई मार्शल आर्ट तकनीकें और साधना तकनीकें थीं, जिनमें निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक सबसे कम थी, जबकि उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक सबसे अधिक थी। उसे यह जानना होगा कि पूरे पवित्र जानवर महाद्वीप में बहुत कम उच्च श्रेणी स्वर्ग रैंक साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट तकनीक थे, लेकिन यहाँ टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर 10 से अधिक उच्च श्रेणी स्वर्ग रैंक साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट तकनीक थे। बड़ों के मार्गदर्शन में सोनाली ने प्रत्येक तकनीक को अपने स्थानिक अंगूठी के अंदर बुक शेल्फ पर संग्रहित किया। वे इतनी कीमती तकनीकें यहीं नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर ये तकनीकें यहीं रह गईं तो बाहर से और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा, क्योंकि अब तो छिपने की संरचना
टूट ही चुकी थी। तकनीकों को संग्रहित करने के बाद सोनाली ने टेबल पर काले बॉक्स के बगल में स्थानिक अंगूठी उठाई और अपनी आध्यात्मिक भावना से उसका निरीक्षण किया। स्थानिक अंगूठी के अंदर कुछ गोली की बोतलें, कुछ हथियार और एक लाल स्क्रॉल था। उसने सब कुछ बाहर निकाला, जिसे देखकर आदित्य हैरान रह गया। वह जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा, एक गोली की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला तो देखा कि अंदर एक जेड जैसी गोली चमक रही थी। जीवन शक्ति की गोली। फिर उसने उस गोली की बोतल का ढक्कन बंद किया और एक एक करके सभी बोतलों की जांच करने लगा। कोर ब्लड पिल, जीवन शक्ति की गोली, एलिमेंटल स्पिरिट पिल, सफेद जेड गोली। इन गोलियों को देखकर आदित्य ने ठंडी हवा की सांस ली। वह बहुत हैरान था क्योंकि कोर ब्लड पिल के अलावा, जो कि 5वीं रैंक की औषधीय गोली है, हर दूसरी गोली 6ठी रैंक की औषधीय गोली है। भाई आदित्य, इन गोलियों का क्या उपयोग है? सोनाली कोई अल्केमिस्ट नहीं थी, इसलिए गोलियों के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम था। वह केवल उन गोलियों के बारे में जानती है जो उसके संपर्क में आई थीं या किसी से सुनी थीं। यह पहली बार था जब उसने इन गोलियों का नाम सुना था। आदित्य ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कोर ब्लड पिल एक 5वीं रैंक की बेर्सकर गोली है। इस गोली का सेवन करने वाला पागल हो जाएगा और थोड़े समय में ही उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस गोली का असर खत्म होने के बाद उपभोक्ता को कुछ प्रतिक्रियाओं के कारण बहुत तकलीफ होगी। जीवन शक्ति की गोली एक 6ठी रैंक की गोली है जो किसी की जीवन शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। प्रत्येक जीवन शक्ति की गोली किसी व्यक्ति के जीवन काल को 10 साल तक बढ़ा सकती है। एलिमेंटल स्पिरिट पिल भी एक 6ठी रैंक की गोली है। यह किसी व्यक्ति की संबंधित मौलिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का शरीर अग्नि तत्व से बना है तो एलिमेंटल स्पिरिट पिल उसके शरीर के अंदर अग्नि तत्व को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, यह उस व्यक्ति को अग्नि तत्व के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। जहां तक सफेद जेड पिल की बात है, यह 6ठी रैंक की उपचारात्मक गोली है। यह 10 सांसों में किसी भी बाहरी चोट को ठीक कर सकती है। यह गंभीर आंतरिक चोटों को भी ठीक कर सकती है, लेकिन इसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। जब सोनाली और नायर परिवार के बुजुर्गों ने उसकी बात सुनी तो वे चौंक गए। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन वे एक ही समय में उत्साहित भी थे, क्योंकि ये गोलियां सही समय पर दिखाई दीं। वे 100 तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले थे और ये गोलियां नायर परिवार के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकती हैं। न केवल उन्हें ये गोलियां मिलीं, बल्कि उन्हें जो तकनीक और मार्शल आर्ट तकनीक मिले, वे भी बहुत उच्च श्रेणी के थे। ये सब सही समय पर आए। इन तकनीकों और गोलियों के साथ उनके नायर परिवार की लड़ाई की क्षमता निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यह सब सिर्फ एक व्यक्ति आदित्य की वजह से था। अगर आदित्य नहीं होता तो उनके लिए छुपाने वाले संरचना को देखना और उसे तोड़ना असंभव था। इस तरह ये सभी तकनीकें, स्किल और गोलियां छिपी रहेंगी, किसी की नजर में नहीं आएंगी। आदित्य की नजर हथियारों पर पड़ी। कुल 3 हथियार थे, एक भाला, एक तलवार और एक कुल्हाड़ी। आदित्य ने फिर कहना शुरू किया, ये हथियार भी कोई साधारण हथियार नहीं है। ये रहस्यमय रैंक के हथियार हैं। भाला और तलवार उच्च रैंक के रहस्यमय रैंक के हथियार हैं, जबकि कुल्हाड़ी एक मध्यम रैंक का रहस्यमय रैंक का हथियार है। जब सोनाली और अन्य लोगों ने उसे सुना तो उनकी सांसें गहरी होने लगीं और वे अपनी आंखों में उत्साह के साथ हथियारों को देखने लगे। आदित्य ने यह भी देखा कि हालांकि वे इन हथियारों को देखकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई लालच नहीं था। यह स्पष्ट था कि यदि उनकी वर्तमान स्थिति न होती तो वे अपने पूर्वजों के मास्टर द्वारा छोड़े गए खजाने की खोज करने के लिए भी यहां नहीं आते। वे उत्साहित थे क्योंकि ये सभी चीजें उस समय सामने आईं जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वे उत्साहित क्यों न हो? अंत में आदित्य की नजर आखिरी चीज लाल स्क्रॉल पर पड़ी। उसने लाल स्क्रॉल उठाया और उसे खोला। लाल स्क्रॉल पर कुछ लिखा हुआ था। इसे पढ़ने के बाद आदित्य ने स्क्रॉल को सोनाली को दे दिया, जिसने इसे पढ़ने के बाद बड़ों को भी दे दिया। स्क्रॉल पर लिखी बात ब्लैक बॉक्स के बारे में थी।
इसमें कहा गया था कि ब्लैक बॉक्स में कुछ ऐसा है जो पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है। केवल साहा परिवार के मुख्य वंश का प्रत्यक्ष वंशज ही इस ब्लैक बॉक्स को खोल सकता है। साहा परिवार का नाम पढ़कर आदित्य को छोड़कर सभी भ्रमित हो गए। आदित्य भ्रमित नहीं था क्योंकि वह पवित्र जानवर महाद्वीप से नहीं था और इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। उन्हें भ्रमित देखकर आदित्य ने पूछा, यह साहा परिवार कहां है? हमें नहीं पता। सोनाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र जानवर महाद्वीप 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग पर एक साम्राज्य का शासन है। हम जिस साम्राज्य से संबंधित हैं उसे पवित्र जानवर महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अन्य 3 साम्राज्यों को एज्योर ड्रैगन साम्राज्य, वर्मिलियन बर्ड साम्राज्य और ब्लैक कछुआ साम्राज्य कहा जाता है। हम पवित्र जानवर महाद्वीप के हर बड़े परिवार को जानते हैं, लेकिन हमने इस साहा परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। शायद साहा परिवार बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी इस ब्लैक बॉक्स को खोलने में सक्षम नहीं था। आखिरकार केवल साहा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही इस ब्लैक बॉक्स को खोलने की क्षमता रखते हैं। सभी बुजुर्गों ने भी सोनाली के वर्णन पर अपना सिर हिलाया। सोनाली ने एक बार फिर कहा, एक और संभावना है। यह साहा परिवार किसी निम्न श्रेणी के देश का एक छोटा परिवार बन गया होगा। यह भी कारण हो सकता है कि हमने उनके बारे में कभी नहीं सुना। और अगर यह सचमुच सच है तो हमारे लिए कम समय में उन्हें खोजना लगभग असंभव है। यह सुनकर आदित्य ने निराशा में आह भरी। वह पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति के बारे में भी जानना चाहता था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके लिए इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जानना लगभग असंभव है, जब तक कि वह साहा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज की खोज न कर ले। चलो चलें। ब्लैक बॉक्स और अन्य चीजों को अपने स्थानिक अंगूठी के अंदर रखने के बाद सोनाली ने जाने का फैसला किया। वे घटनास्थल से निकलकर टावर की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां वरुण पहले से ही नायर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। सोनाली ने टावर की सबसे ऊपरी मंजिल से जो कुछ भी प्राप्त किया था वह सब अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया और फिर उसने लाल स्क्रॉल भी अपने पिता को दे दिया तथा शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। ब्लैक बॉक्स के बारे में सुनकर सभी निराश हो गए, लेकिन फिर भी वे उच्च स्तर की साधना तकनीक, मार्शल आर्ट तकनीक, गोलियां और हथियार पाकर बहुत खुश थे। आदित्य चुपचाप उनके उत्साहित भाव को देख रहा था और अवचेतन रूप से उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पिताजी! अचानक नायर परिवार के हॉल में एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। सभी ने इस आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि यह दीपक था। एसेंस एक्सट्रीमिटी पिल खाने के बाद दीपक की अवरुद्ध मेरिडियन खुल गई। अब वह हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है और किसी भी सामान्य साधक की तरह ठीक से साधना कर सकता है। वह अब शरीर और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों में प्रशिक्षण ले रहा था। दीपक, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वरुण ने अपने बेटे की कांपती हुई आवाज सुनकर पूछा। इस समय दीपक के हाव भाव अजीब थे। वह बहुत उत्साहित होने के साथ साथ घबराया हुआ और चिंतित भी लग रहा था। पिताजी, लाल स्क्रॉल पर लिखा है कि केवल साहा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज ही काला बॉक्स खोल सकता है। हालांकि हम साहा परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है हम उस परिवार के किसी व्यक्ति को लंबे समय से जानते हों, दीपक ने समझाया। जब दूसरों ने दीपक की बात सुनी तो वे भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि दीपक क्या कहना चाह रहा था। बड़े भाई, कृपया इसे और स्पष्ट रूप से कहिए। सोनाली भी समझ नहीं पा रही थी कि उसका भाई क्या कह रहा था, लेकिन अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने अपने पिता की ओर देखा, जो भी कांपने लगे, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय सोच लिया हो। दीपक, क्या तुम यह कह रहे हो? हाँ पिताजी, हमारी माँ का नाम मोनाली साहा है और उनका साहा परिवार से कुछ लेना देना हो सकता है क्योंकि उनका उपनाम साहा है। दीपक ने आखिरकार यह कहा, जिसे सुनकर सोनाली का शरीर भी कई बार कांप उठा। दीपक की बात सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। अगर दीपक ने जो कहा वह सच था, तो उसके पास पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति के बारे में जानने का अभी भी एक मौका हो सकता है। यह संभव हो सकता है। इस समय
सोनाली के पिता वरुण ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, तुम्हारी माँ बहुत रहस्यमयी थी। वह बहुत शक्तिशाली भी थी, इतनी शक्तिशाली कि हमारे पूर्वजों के मास्टर भी उसकी ताकत को नहीं देख पाए थे। हम उसकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ नहीं जानते। चूंकि पत्र में कहा गया था कि केवल साहा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज ही ब्लैक बॉक्स खोल सकता है, इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है और ब्लैक बॉक्स छोड़ा है, उसका निश्चित रूप से साहा परिवार से कुछ लेना देना है। हो सकता है वह व्यक्ति स्वयं साहा परिवार का ही कोई सदस्य हो। तुम्हारी माँ हमेशा कुछ न कुछ खोजने के लिए बाहर जाती रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि वह क्या खोज रही है। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिस चीज की वह खोज रही है उसका उनके परिवार से कुछ संबंध है। अब अगर हम उस पत्र और उसने मुझे जो बताया उसकी तुलना करें तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपकी माँ इस काले बक्से को खोज रही थी। इसे न पाकर वह अपने परिवार के पास वापस लौट गई और पीछे केवल एक पत्र छोड़ गई। हॉल का माहौल अचानक बदल गया और गंभीर हो गया। उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता की पत्नी का ब्लैक बॉक्स से कुछ लेना देना हो सकता है। वरुण ने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, अगर मोनाली वास्तव में ब्लैक बॉक्स की खोज कर रही थी तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह साहा परिवार की प्रत्यक्ष वंशज है। और अगर वह वास्तव में साहा परिवार की प्रत्यक्ष वंशज है तो इसका मतलब है कि मोनाली और सोनाली को भी साहा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज माना जा सकता है। सोनाली, तुम उस काले बॉक्स को खोलने की कोशिश करो, वरुण ने सोनाली से काला बॉक्स खोलने के लिए कहा। सोनाली ने अपना सिर हिलाया, एक लंबी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए अपनी छाती को हल्के से थपथपाया और एक बार फिर ब्लैक बॉक्स का निरीक्षण करना शुरू कर दिया ताकि उसे खोलने का कोई रास्ता खोज सकूं। अपना खून काले बॉक्स पर गिराओ और देखो कि यह खुलता है या नहीं, आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके पास पहले से ही 3 प्राचीन देवताओं की यादें हैं और वह कई ऐसी बातें जानता है जो आम लोग नहीं जानते। हालांकि उसे ब्लैक बॉक्स खोलने की विधि के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने मान लिया कि चूंकि पत्र में कहा गया था कि केवल साहा परिवार का प्रत्यक्ष वंशज ही इस बॉक्स को खोल सकता है, इसलिए यह पहचानने का एकमात्र तरीका है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष वंशज है या नहीं, उसका खून ही है। केवल अपने रक्त के माध्यम से ही किसी को मुख्य वंश या शाखा वंश के परिवार के सदस्य के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में पहचाना जा सकता है। सोनाली ने अपना सिर हिलाया और अपने खून की कुछ बूंदें गिरा दी। जिस क्षण उसका खून ब्लैक बॉक्स पर टपका, वह तुरंत अवशोषित हो गया और ब्लैक बॉक्स की सतह से गायब हो गया। फिर ब्लैक बॉक्स अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमकने लगा, जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग, जिनमें आदित्य भी शामिल था, अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। कुछ क्षण बाद सभी ने पुनः अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक लंबी सीधी रेखा ब्लैक बॉक्स को 2 भागों में विभाजित कर रही थी। सोनाली ने ब्लैक बॉक्स का ऊपरी हिस्सा उठाया और उसे एक तरफ रख दिया। फिर ब्लैक बॉक्स के निचले हिस्से को देखा। ब्लैक बॉक्स के अंदर अलग अलग रंग की 4 चाबियां थीं और इन चाबियों के अलावा एक नक्शा भी था। उन्हें देखकर सोनाली ने एक लंबी सांस ली। काला बक्सा खुल गया था, जिसका मतलब था कि उसकी मां वास्तव में साहा परिवार की सदस्य थी। इसके अलावा वह वास्तव में साहा परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी। आदित्य लगातार 4 चाबियों को घूर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ब्लैक बॉक्स के अंदर 4 चाबियां क्यों थीं और ये 4 चाबियां पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से कैसे संबंधित हो सकती हैं। हालांकि वह यह नहीं समझ पाया, लेकिन वह एक बात जानता था, साहा परिवार निश्चित रूप से पवित्र जानवर महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित था। अगर वह इस दुनिया की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से साहा परिवार का सामना करना पड़ेगा। गहरी सांस लेते हुए उसने सोनाली की ओर देखा, जिसने नक्शा उठाया और उसे खोला। नक्शे पर लाल रंग से चिह्नित एक स्थान था। यह नक्शा पूरे पवित्र जानवर महाद्वीप का नक्शा था और नक्शे पर केवल एक स्थान लाल रंग से चिह्नित था। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने ब्लैक बॉक्स छोड़ा है वह चाहता है कि साहा परिवार का वंशज 4 चाबियों के साथ उस स्थान पर जाए। सोनाली ने सब कुछ अपने पिता को दे दिया।
जिन्होंने एक गहरी सांस ली और दर्जनों सांसों तक इसे देखने के बाद उन्होंने इसे सोनाली को वापस कर दिया और कहा, सोनाली, 100 तलवार संप्रदाय के यंग संप्रदाय के मास्टर के हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए यहां आने से पहले अभी भी 18 दिन बाकी हैं। नक्शे पर इंगित स्थान ड्रैगन माउंटेन का स्थान है, जो 4 साम्राज्यों के ठीक केंद्र में मौजूद है। तुम वहां जाओ, वह देखो कि क्या तुम कुछ ऐसा प्राप्त कर सकती हो जो हमारे परिवार की सुरक्षा में हमारी मदद कर सके। यह कहने के बाद उन्होंने आदित्य को देखा, अपनी सीट से खड़ा हुआ, अपने हाथों को कप के आकार में किया और कहा, यंग मास्टर आदित्य, क्या आप कृपया सोनाली के साथ ड्रैगन माउंटेन पर जा सकते हैं? आप एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ हैं और आप नायर परिवार में किसी और से ज्यादा मजबूत हैं। यदि आप सोनाली के साथ वहां जाते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे परिवार में किसी और की तुलना में उसकी बेहतर रक्षा कर पाएंगे। आदित्य बेशक जाना चाहता था। इस तरह न केवल वह इस दुनिया के बारे में अधिक जान सकता है, बल्कि उसे एज्योर स्काई महाद्वीप पर लौटने का रास्ता भी मिल सकता है। हालांकि वह वहां जाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी भावनाएं अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और ऐसा अभिनय किया जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर गहरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं मिस सोनाली के साथ उस ड्रैगन माउंटेन पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सवाल है। अगर आप उसका जवाब दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं न केवल मिस सोनाली की रक्षा करने के लिए उसके साथ ड्रैगन माउंटेन जाऊंगा, बल्कि वहां खजाने की खोज में उसकी मदद भी करूंगा। जब आदित्य ने ऐसा कहा तो नायर परिवार में सभी लोग उत्साहित हो गए। इस बार वरुण के कुछ कहने से पहले नायर परिवार के पूर्वज, जो पूरे समय चुप थे, ने कहा, यंग मास्टर आदित्य, कृपया अपना प्रश्न पूछें। अगर हमें उत्तर पता है तो हम निश्चित रूप से उत्तर देंगे। आप सभी लोगों को जवाब पता ही है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, आप मुझे मिस सोनाली के साथ ड्रैगन माउंटेन पर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? इससे पहले आप मुझे टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर भी भेजो ताकि वहां खजाने की खोज कर सके। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि मैं सारे खजाने अपने लिए लेने की कोशिश करूंगा? पूरे नायर परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके। अगर मैं चाहूं तो नायर परिवार के सभी लोगों को मार सकता हूं, खजाने ले सकता हूं और अपना जीवन जीने के लिए एक अलग साम्राज्य में जा सकता हूं। क्या तुम सच में मुझसे डरते नहीं हो कि मैं आप सबका फायदा उठाऊंगा? जब आदित्य ने यह सवाल पूछा तो नायर परिवार के पूर्वज ने थोड़ी देर बाद कहा, यंग मास्टर आदित्य, ऐसा नहीं है कि हमने आप पर भरोसा किया और इसीलिए हमने आपको सोनाली को खजाने की खोज में मदद करने के लिए टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे नायर परिवार से कोई भी वहां खजाने की खोज करने में सक्षम नहीं था। आपने सोनाली की दयालुता का बदला चुकाने के लिए 1 महीने तक यहां रहने और मेरे नायर परिवार के लिए गोलियां परिष्कृत करने का वादा किया था। यह देखकर हमने इसे आजमाया और आपको सोनाली के साथ टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर खजाने की खोज करने के लिए जाने के लिए कहा। परिणाम के लिए यह हमारे सामने है। न केवल आपने कोई साधना तकनीक, मार्शल आर्ट तकनीक, हथियार या गोलियां नहीं ली, बल्कि आपने ब्लैक बॉक्स खोलने में भी हमारी मदद की। मैं यह नहीं कहूंगा कि अब हम पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे पास एक बार फिर कोई विकल्प नहीं है। ड्रैगन माउंटेन एक बहुत ही खतरनाक जगह है और मार्शल सम्राट क्षेत्र से नीचे कोई भी ड्रैगन माउंटेन में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोच सकता है। आप एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से सोनाली की रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। नायर परिवार के पूर्वज की बात सुनने के बाद आदित्य ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि नायर परिवार क्यों चाहता था कि वह सोनाली के साथ जाए। आखिरकार वह सोनाली के साथ ड्रैगन माउंटेन जाने के लिए तैयार हो गया। सूर्य की चमकदार किरणें दरारों से होकर अंदर आ रही थीं। आदित्य वहीं रुक गया। वह एक पल के लिए अपने सामने पहाड़ी मिट्टी के रास्ते को देखता रहा। फिर वह पीछे मुड़ा और उस लड़की को देखा जो उसके पीछे सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। मिस सोनाली, क्या तुम थोड़ा तेज चल सकती हो? 1 मिनट रुको, मुझे सांस लेने दो। सोनाली की वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी। कीचड़, टहनियां और पत्तियां उसके कपड़े पर चिपकी हुई थीं
और साथ ही उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने अपनी सारी सुंदरता कहीं खो गई थी। अगर कोई अभी उसकी दयनीय स्थिति देखता तो उसे लगता कि वह अभी अभी लड़ाई करके लौटी है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना थका देने वाला होगा। आदित्य ने उसी दिन नायर परिवार को छोड़ दिया जिस दिन वह ड्रैगन माउंटेन में ब्लैक बॉक्स के मास्टर द्वारा छोड़े गए खजाने की खोज में सोनाली की मदद करने के लिए सहमत हुआ था। 5 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां से वे बड़े पर्वत ड्रैगन पर्वत को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ड्रैगन माउंटेन को यह नाम उसके आकार के कारण मिला। यह एक बड़े ड्रैगन की तरह था जो आसमान की ओर ऐसे देख रहा था मानो उसे अपने बड़े और तीखे पंजों से चीर देना चाहता हो। इस ड्रैगन माउंटेन में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले कुछ पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता है जो ड्रैगन माउंटेन के चारों ओर ऊंची खड़ी हैं। आदित्य और सोनाली पहले ही कुछ पहाड़ियों को पार कर चुके हैं और यह आखिरी पहाड़ी थी जिसके बाद वे ड्रैगन माउंटेन के सामने होंगे। चढ़ाई की शुरुआत में सोनाली बहुत ऊर्जावान थी क्योंकि यह पहली बार था जब वह बिना किसी की निगरानी के जंगल की खोज कर रही थी। रोमांच में मिली इस नई आजादी ने उसे और भी ज्यादा उत्साही बना दिया। अफसोस, उत्साह ऐसी चीज नहीं थी जिसे खाया जा सके और ऊर्जा में बदला जा सके, इसलिए उसका उत्साह धीरे धीरे कम होता गया और पीड़ा में बदल गया। उबड़ खाबड़ सड़कें, कंटीली झाड़ियां, घास के घने जंगल, दूर से प्रकृति को देखना अच्छा था, लेकिन उसके बीच से गुजरना एक अलग ही कहानी थी। और इससे भी बदतर बात यह थी कि आराम करना भी एक काम था। आदित्य के अनुसार उसे आसपास के वातावरण को ध्यान से देखना चाहिए ताकि कोई जहरीला सांप या कोई खतरनाक जानवर आसपास न छिपा हो। पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह हर कदम पर गहरी सांसें ले रही थी। पहले जो उत्साह उसने दिखाया था वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब आदित्य ने उसे इस तरह देखा तो उसने उसे कुछ आराम करने देने का फैसला किया। क्योंकि वह उससे कहीं ज्यादा कमजोर थी, इसलिए उसका उससे ज्यादा थका हुआ होना सामान्य बात थी। अचानक जैसे कि आदित्य को कुछ महसूस हुआ, वह तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की जिसने 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक के दायरे वाले क्षेत्र को कवर किया। क्या हुआ? सोनाली ने पूछा। कोई आ रहा है? आदित्य ने अपना सिर घुमाया और नीचे पहाड़ की ओर देखा जो घने पत्तों के पीछे छिपा हुआ था। 9 लोग हैं। उनमें से प्रत्येक एक मार्शल सम्राट क्षेत्र का मार्शल विशेषज्ञ है। सावधान रहो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, आदित्य ने कहा। समझ गया। सोनाली खड़ी हुई और एक बार फिर आदित्य के साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। क्या वे हमारा पीछा कर रहे हैं? सोनाली ने पूछा। सटीक रूप से कहें तो वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, आदित्य ने उत्तर दिया। उसे चिंता नहीं थी क्योंकि ये लोग केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र के साधक थे, जबकि वह स्वयं मार्शल पूर्वज क्षेत्र में था। इन लोगों का तो कहना ही क्या, यदि मार्शल संत भी आ जाएं तो भी वह उनसे नहीं डरेगा। सोनाली ने आदित्य की बात सुनकर उसकी आंखों में शिकायत भरी नजरों से उसे घूरा। उसने कहा, चूंकि वे मेरे लिए यहाँ हैं, इसलिए वे जल्द ही हम पर हमला करेंगे। वे तीनों देशों से होंगे। उन्होंने हमें नायर परिवार से जाते हुए देखा होगा, इसलिए उन्होंने अपने विशेषज्ञों को हमारा पीछा करने के लिए भेजा होगा। क्यों ना हम कुछ जादुई जानवरों को उनकी ओर आकर्षित करें, इस तरह हम उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। क्यों परेशान हो? अगर वे आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और चढ़ना जारी रखा। हालांकि सोनाली बहुत थक गई थी, फिर भी वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ती रही क्योंकि खतरा पीछे से उनका पीछा कर रहा था। 2 घंटे की मेहनत के बाद सोनाली ने आखिरकार आदित्य के साथ आखिरी पहाड़ी पार कर ली। वह इस समय इतनी थकी हुई थी कि वह सीधे जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। आदित्य भी कुछ थक गया था। वह भी सोनाली के पास बैठ गया और आराम करने लगा। ड्रैगन माउंटेन उनके ठीक सामने था। यह पर्वत ड्रैगन के आकार का था जो वाकई बहुत भव्य लग रहा था। क्या वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं? सोनाली की आध्यात्मिक समझ आदित्य की दिव्य समझ जितनी शक्तिशाली नहीं थी, इसलिए वह यह महसूस नहीं कर पा रही थी कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वह सिर्फ आदित्य से पूछ सकती थी। आदित्य मुस्कुराया और कहा,
तुम्हें पता है, वे भी तुम्हारी तरह थके हुए हैं। वे वर्तमान में लगभग 1000 मीटर की दूरी पर आराम कर रहे हैं। सोनाली ने अपना सिर हिलाया और राहत की सांस ली। वह आखिरकार बिना किसी चिंता के कुछ समय के लिए आराम कर सकती है। जब सोनाली आराम कर रही थी, तब आदित्य अपने सामने ड्रैगन माउंटेन को देख रहा था। वह ड्रैगन माउंटेन के अंदर एक ड्रैगन की आभा महसूस कर सकता था। न केवल ड्रैगन की आभा, बल्कि वह इस पर्वत के अंदर कहीं से 3 और शक्तिशाली आभा भी महसूस कर सकता था। बात बस इतनी थी कि ड्रैगन को छोड़कर वह बाकी 3 आभाओं को पहचानने में असमर्थ था। 1 घंटे बाद आदित्य को लगा कि उनके पीछे के लोग फिर से चलने लगे हैं। उसने सोनाली को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह फिर से परेशान हो। उसने उसे कुछ समय के लिए आराम करने दिया। वह इतनी थकी हुई थी कि कब उसे नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। इस समय उसे जमीन पर सोने का भी ख्याल नहीं रहा। वह बिना जाने ही सो गई। कुछ देर बाद उन लोगों ने आदित्य और सोनाली को गहरी नींद में देखकर वे जोर से हंसे और आदित्य और सोनाली को घेर लिया। आदित्य ने देखा कि इन लोगों की वजह से सोनाली की नींद में खलल पड़ रहा है, तो वह भौंचक्का रह गया। उसने इन लोगों पर अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया और देखा कि ये क्षमताएं कितनी शक्तिशाली हैं। आत्मा विनाश। उसने इन 9 मार्शल सम्राटों पर आत्मा विनाश का प्रयोग किया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये 9 लोग जो अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे, अचानक हंसना बंद कर दिया और धप की आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़े। आदित्य यह देखकर अवाक रह गया। हालांकि वह जानता था कि वह दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन से प्राप्त आत्मा विनाश की क्षमता से अपने से कमजोर किसी को भी मार सकता है, फिर भी उसने नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। हालांकि ये 9 लोग पहले ही मर चुके थे, फिर भी उनके चेहरे पर हंसी के भाव थे। यह बहुत भयानक था। आदित्य ने बिना उनकी जानकारी के सीधे उनकी आत्मा को नष्ट कर दिया। इन 9 लोगों को यह भी नहीं पता था कि आदित्य ने उन पर हमला किया है। यदि यह क्षमता आत्मा विनाश किसी हत्यारे के हाथ में आ जाए, तो वह हत्यारा सिर्फ इस क्षमता के कारण निश्चित रूप से हथियारों का राजा बन जाएगा। कुछ गड़बड़ी के कारण सोनाली जाग गई और जिस क्षण वह जागी, उसने देखा कि आदित्य अपने चारों ओर 9 लोगों की लाशों को घूर रहा है। ये लोग। सोनाली ने इन लाशों को देखा और फिर अपना सिर घुमाकर आदित्य की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा। आदित्य ने अपना सिर हिलाकर उसकी पुष्टि की। ये वे लोग थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। सोनाली ने खड़े होकर लाशों की जांच की। वह यह देखकर चौंक गई कि उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन फिर भी वे पहले से ही मर चुके थे। आदित्य ने इन 9 लोगों को बिना घायल किए मारने के लिए किस तरह का हमला किया? उसने इसके बारे में सोचा और अचानक, जैसे कि वह प्रबुद्ध हो गई थी, उसने आदित्य को देखा और कांपती आवाज में कहा, आपने आत्मा पर हमला किया? तुम क्यों पूछ रहे हो? इन लोगों के शरीर पर कोई घाव नहीं है। ऐसा लगता है कि वे स्वाभाविक रूप से मरे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि आपने उन्हें मार डाला है। इन लोगों की आत्मा पर हमला करने के अलावा मैं उनकी मृत्यु का कोई कारण नहीं सोच सकता, सोनाली ने समझाया। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मैं बस कुछ तरकीबों का असर देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह मरेंगे। जब सोनाली ने उसे सुना तो उसका मुंह फड़क उठा। क्या आप निश्चित हैं? यदि आप उन पर कुछ तरकीबें आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उनकी मौत इस तरह कैसे हुई? हालांकि वह जानती थी, फिर भी उसने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उसे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। आदित्य और सोनाली दोनों आगे बढ़े और किसी भी संदिग्ध चीज की तलाश शुरू कर दी। ड्रैगन माउंटेन को पूरे पवित्र जानवर महाद्वीप में सबसे खतरनाक जगह के रूप में जाना जाता था। इस वजह से बहुत कम लोग इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए यहां आते हैं। कुछ देर की खोज के बाद उन्हें आखिरकार एक गुफा मिल गई। आदित्य ने ध्यान से अंधेरी गुफा के मुहाने की जांच की और अंदर चला गया। सोनाली भी उसके पीछे पीछे चली गई। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया और एक छोटी नीली लौ ने उसके हाथ को जला दिया, जिससे धुंधली सुरंग में रोशनी आ गई। फायर सोल। सोनाली एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि आदित्य एक पिलकिंग था।
इसलिए उसके लिए फायर सोल होना स्वाभाविक है। अंधेरी सुरंग में उन्हें सिर्फ अपने कदमों की गूंज ही सुनाई देती थी। कभी कभी पानी की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, जिससे एक तीखी खड़खड़ाहट जैसी आवाज आती थी। बस एक संक्षिप्त स्कैन से इस भूमिगत गुफा के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। गुफा में प्रवेश करने के कुछ समय बाद सोनाली, जो पीछे थी, अचानक आगे कूदते हुए चिल्लाई, क्या हुआ? आदित्य ने तेजी से मुड़कर उसकी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से छुआ हो, सोनाली ने कहा। वह थोड़ा कांप रही थी। वह अपनी अचानक चीख से स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी। तुम्हें छुआ? इससे पहले कि वह वापस सामने की ओर मुड़ता, आदित्य ने कई संभावित कारणों के बारे में सोचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और सोनाली के पीछे लहराया ताकि देख सके कि नीली फायर सोल की रोशनी में क्या है। वहां कोई नहीं है। शायद मैं गलत हूं। सोनाली भी पलट गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह नहीं जानती थी कि और क्या कहना है। आदित्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही वे दोनों चलते रहे, लेकिन 10 कदम चलने के बाद सोनाली की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, ए। आदित्य ने फिर से मुड़कर देखा, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखा। लेकिन इस बार उसने पाया कि सोनाली का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला था। उसका पूरा शरीर जोर से कांपने लगा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं, यह सही नहीं है। कुछ है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे पता है कि किसी ने मेरी पीठ को छुआ है। इससे पहले कि सोनाली अपनी बात खत्म कर पाती, आदित्य ने पाया कि उसके फर जैसे जबड़े उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे हैं। हिलना मत। यह कहते हुए आदित्य ने तेजी से अपना हाथ उसके कॉलर के पीछे घुमाया और उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया, जिसने अपराधी को दीवार पर जल्दी से जकड़ दिया। उस पल उन दोनों ने आखिरकार उसका असली रूप देखा। यह आधा मीटर बड़ी मकड़ी थी। हालांकि मकड़ी की छाती पूरी तरह से छेदी गई थी, फिर भी वह बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके घाव से भूरे रंग का खून बह रहा था और चीलेरे के बीच से एक सफेद धागा निकल रहा था, जैसे कि उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यह नजारा वाकई बहुत घिनौना था। यह दरअसल 5वीं रैंक का जादुई जानवर स्टोन स्पाइडर था। बिना समय बर्बाद किए आदित्य ने सीक्रेट फिंगर आर्ट का उपयोग किया और उसके पंजे की एक उंगली सीधे मकड़ी के सिर में घुस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सांस। मकड़ी से छुटकारा पाने के बाद अंततः उसे राहत महसूस हुई। मिस सोनाली, क्या तुम्हें चोट लगी है? अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? आदित्य ने पूछा। मैं ठीक हूं। इस दुर्घटना के कारण सोनाली वास्तव में भयभीत थी। वह अभी भी अंधेरे में किसी अनजान चीज द्वारा बार बार छुए जाने की भावना से छुटकारा नहीं पा सकी थी। हालांकि अब वह जानती थी कि उसे छूने वाली चीज वास्तव में एक मकड़ी थी, फिर भी वह उस भयानक एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी। वे एक बार फिर आदित्य की फायर सोल के रोशनी में अंधेरी सुरंग में चलना शुरू कर चुके हैं। कुछ समय बाद वे कुछ दूरी पर प्रकाश देख सकते थे। जब वे सुरंग से गुजरे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी तरह के प्रतिबंध को पार कर गए हों। आदित्य जल्दी से पीछे मुड़ा और हैरान रह गया कि यहां वाकई एक प्रतिबंध लगा हुआ था। यह किसी चीज को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध था। इस प्रतिबंध को देखकर आदित्य तुरंत सतर्क हो गया। इस प्रतिबंध की मौजूदगी का मतलब है कि अंदर कुछ ऐसा था जो बाहर नहीं जाना चाहिए था। यह एक तरह की सील है जो ड्रैगन माउंटेन के अंदर कुछ सील की गई है। सुरंग पार करने के बाद आदित्य और सोनाली एक छोटे से जंगल में दिखाई दिए। यह एक छोटा जंगल है क्योंकि इस जंगल की चौड़ाई केवल 100 मीटर के आसपास थी। लंबाई के बारे में यह अज्ञात था। जंगल के दोनों छोर ड्रैगन माउंटेन की दीवारों से अवरुद्ध थे। इस जंगल को एक बार देखने से ही पता चल जाता है कि यह एक मानव निर्मित जंगल था। इस जंगल के अलावा और कुछ नहीं था, इसीलिए दोनों बिना ज्यादा सोचे समझे जंगल में घुस गए। आदित्य अभी भी सतर्क था क्योंकि उसे खतरे का आभास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह में जा रहा है। दादुम, दादुम! अभी जंगल में प्रवेश किए उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ था कि जमीन जोर जोर से हिलने लगी और जमीन के हिलने के साथ ही जंगल में अनगिनत कदमों की आवाज गूंजने लगी। बीस्ट टाइड X2। आदित्य और सोनाली दोनों ने एक साथ कहा।
यह स्थिति जहां अनगिनत कदमों की आवाज के साथ जमीन हिलने लगी, केवल बीस्ट टाइड ही इस तरह की स्थिति को जन्म दे सकता है। इसलिए यहां प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह जानवर बाहर जाए। मुझे नहीं पता कि यह महज संयोग है या हमारे आने का एहसास होने के बाद किसी ने जानवरों की बांट ला दी। आदित्य ने अपने दिल में बड़बड़ाया। ऊपर से वह सतर्क था। कुछ ही देर बाद वे दोनों सैकड़ों जानवरों को तेज गति से उनकी ओर भागते हुए देख सकते थे, जो उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों को अनगिनत टुकड़ों में उड़ा रहे थे। स्थिति बहुत खराब थी। सुरंग के मुहाने पर लगे प्रतिबंध के कारण वे पीछे नहीं हट सकते थे और उनके सामने एक भयंकर ज्वार था। आदित्य भी स्वर्गीय मोती में प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि सोनाली की उपस्थिति थी, क्योंकि स्वर्गीय मोती उसका सबसे बड़ा रहस्य था। आत्मा विनाश। आदित्य ने तुरंत वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सबसे व्यवहार्य तरीका अपनाया। जिस क्षण उसने आत्मा विनाश का प्रयोग किया, कई जानवर मर गए, लेकिन जानवरों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसके लिए उन सभी को एक साथ मारना असंभव था। फायर क्लोन। आत्मा विनाश, आत्मा विनाश, आत्मा विनाश, आत्मा विनाश। चूंकि वह उन सभी को एक साथ नहीं मार सकता था, इसलिए उसने असंख्य फायर क्लोन तकनीक के दूसरे चरण का इस्तेमाल किया। उसके शरीर से 10 फायर क्लोन निकले और उसके साथ मिलकर जंगल के अंदर तबाही मचाना शुरू कर दिया। वह पहले ही असंख्य फायर क्लोन तकनीक के दूसरे चरण को चरम पर पहुंचा चुका है और 10 फायर क्लोन बना सकता है। उसे तीसरे चरण की साधना का मौका नहीं मिला। उसके फायर क्लोन जंगल के अंदर बेतहाशा दौड़ने लगे और साथ ही जंगल और जानवरों को जलाते रहे। आदित्य खुद जादुई जानवरों को मारने के लिए बार बार आत्मा विनाश का इस्तेमाल करता रहा। इस छोटे से जंगल में बहुत सारे जादुई जानवर थे। रुको, नहीं, यह जंगल छोटा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों जादुई जानवर हैं। इस जंगल की चौड़ाई ही छोटी थी, लेकिन इसकी लंबाई काफी बड़ी होगी। सोनाली चुपचाप खड़ी थी और हतप्रभ नजरों से आदित्य के पागलपन को देख रही थी। उसे कभी नहीं पता था कि आदित्य इतना ताकतवर है। उसने हमेशा सुना था कि अल्केमिस्ट लड़ाई में कमजोर होते हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से उच्च रैंक की गोलियां बनाने का तरीका सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसके कारण अल्केमिस्ट कई मार्शल आर्ट तकनीक सीखने में असमर्थ थे जो उन्हें लड़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके सामने जो स्थिति थी वह ऐसी थी कि उसने कभी विश्वास करने के बारे में नहीं सोचा था। उन सैकड़ों जादुई जानवरों को बताने के बजाय आदित्य एक जानवर की तरह दिख रहा था। वह अपने फायर क्लोनों से जंगल को जलाते हुए जादुई जानवरों को मारता रहा। हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर था। सोनाली यह देखकर हैरान थी कि एक इंसान जंगल को इतना नुकसान पहुंचा सकता है और यह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब जाकर उसे समझ आया कि आदित्य कितना डरावना था। अतीत में आदित्य की साधना नाटकीय रूप से बढ़ी, लेकिन इससे उसकी नींव को कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार उसकी साधना स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन की भक्षण क्षमता के कारण बढ़ी थी। स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के बारे में उसे जो जानकारी मिली वह यह थी कि चाहे वह कितना भी खा ले, इससे उसकी नींव को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि अमर दानव की आंतरिक दुनिया को निगलने के बाद उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा बहुत हिंसक और अराजक हो गई थी, फिर भी यह उसकी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और चूंकि उसकी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ड्रैगन में बदले बिना 5वें रैंक के मार्शल संत क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के साथ सीधे लड़ सकता है। जंगल और जानवरों का विनाश 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा और जब आदित्य ने देखा कि कोई भी जानवर जीवित नहीं बचा है, तो उसने हमला करना बंद कर दिया। फायर क्लोन भी हवा में गायब हो गए, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए जंगल में आग अभी भी जल रही थी। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते रहें, आदित्य ने सोनाली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सोनाली, जो आदित्य द्वारा किए गए विनाश को देख रही थी, वह अचंभित रह गई। उसने आदित्य को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो। आदित्य उसकी प्रतिक्रिया देखकर अवाक रह गया। उसने केवल यही सोचा, मिस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आदित्य और सोनाली दोनों आगे बढ़े। जहां तक वे देख सकते थे, उन्हें सिर्फ जादुई जानवरों की लाशें और राख के रूप में पेड़ दिखाई दे रहे थे।
कुछ पेड़ जलकर राख हो गए थे और कुछ आधे जले हुए थे। वे 1 घंटे तक तेज गति से चलते रहे, लेकिन फिर भी वे जंगल के अंत तक नहीं पहुंच सके। यह जंगल वाकई बहुत लंबा है। आदित्य ने यह देखकर आह भरी कि वे जल्दी ही जंगल के अंत तक नहीं पहुंचने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उनके पैरों के नीचे से हवा की एक विशाल ज्वारीय लहर दिखाई दी। वह लहर एक अजीब सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। सफेद रोशनी की चमक के साथ उनके पैरों के नीचे से एक अजीब और अराजक ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक उठ खड़ा हुआ। पलक झपकते ही पहले की नीरस और साधारण जमीन रहस्यमयी हो गई। स्वर्ग और धरती के बीच एक विशाल भंवर दिखाई दिया और हिंसक और अराजक हवा के भंवर ने आदित्य और सोनाली दोनों को घेर लिया। क्या हो रहा है? सोनाली यह दृश्य देखकर घबरा गई। आदित्य और सोनाली दोनों ही बवंडर में फंसी तितलियों की तरह थे। पलक झपकते ही वे उसमें डूब गए। आसमान घूम गया और बादल बदल गए। ड्रैगन पर्वत कुछ देर के लिए कांप उठा। पक्षी और जानवर भाग गए। इस पर्वत के अंदर चमकदार सफेद रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। यह अजीब और रहस्यमय दोनों था। यह अराजक दृश्य करीब 30 सेकंड तक चलता रहा। धीरे धीरे जमीन शांत हो गई। थोड़ी देर बाद जंगल फिर शांत हो गया। आदित्य और सोनाली कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अगर वे अभी भी यहां होते तो यह देखकर चौंक जाते कि जंगल पहले जैसी स्थिति में लौट आया है। जंगल में न तो कोई आग जल रही थी, न ही जंगल में आग का कोई निशान था और न ही विनाश का कोई निशान था। यहां एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। इसका सबूत सिर्फ यही है कि यहां अनगिनत जानवरों की लाशें बची हैं। आदित्य का दिमाग लगातार शोर से गूंज रहा था और एक तरह की अराजक आवाज लग रही थी, जैसे कि वह उसके दिमाग को फाड़ देगी। जब वह और सहन नहीं कर सका तो उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी चेतना स्पष्टता में लौट आई। उसने अपनी आंखें मलीं और देखा कि वह जिस जगह पर था वहां चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में नमी थी। वह इस समय जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी पीठ ठंडी पत्थर की दीवार से टिकी हुई थी। यह जगह कहां है? आदित्य ने असमंजस में बड़बड़ाया। मिस सोनाली, तुम कहां हो? अंधेरे के कारण कुछ भी न देख पाने के कारण आदित्य ने सोनाली का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। 5-6 बार पुकारने के बाद ही उसे सोनाली की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से उसे पता चल गया कि वह भी बेहोश हो गई है। चूंकि आदित्य कुछ भी नहीं देख सकता था, उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाया और मोटे तौर पर सोनाली की स्थिति का पता लगाया, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। यहां एक और प्रतिबंध लगाया गया था जो किसी की आध्यात्मिक भावना को अवरुद्ध करता है। यह सौभाग्य की बात थी कि उनकी चेतना का सागर विकसित होकर दिव्य सागर में बदल गया और इसके विकास के साथ ही उनकी आध्यात्मिक भावना भी विकसित होकर दिव्य भावना बन गई। अन्यथा उसकी आध्यात्मिक भावना भी यहीं तक सीमित रह जाती। उसकी दैवी इंद्रिय आध्यात्मिक इंद्रिय से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वे प्रतिबंध से बाहर रहने में सक्षम थे। आदित्य खड़ा हुआ और सोनाली के पास पहुंचा और उसे खड़ा होने में मदद की। फिर उसने एक बार फिर अपने सभी फायर क्लोनों को छोड़ दिया, जो हर दिशा में फैल गए, जिससे पूरा क्षेत्र प्रकाशित हो गया। यह जगह कहाँ है? सोनाली ने उस बड़ी जगह को देखकर बुदबुदाया जिसमें वे थे। उदास और गीले अज्ञात स्थान में आदित्य और सोनाली वहीं रुके रहे। ऐसे माहौल में इतनी खूबसूरत दिखने वाली एक यंग लड़की के साथ इतने करीब से रहने पर कोई भी पुरुष घबरा जाएगा। आदित्य को ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता है और सोनाली के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। खांसी, खांसी, मुझे लगता है कि हमें भूमिगत हो जाना चाहिए। आदित्य की आवाज ने इस अजीब चुप्पी को तोड़ा। ओह! सोनाली चौंक गई और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव प्रकट हुए। भूमिगत? ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। मुझे लगता है कि जमीन पर कुछ अज्ञात संरचना थी। उन हजारों जानवरों के साथ मेरी लड़ाई के कारण हुई उथल पुथल ने गलती से उस संरचना को सक्रिय कर दिया होगा, और जब हम संरचना के अंदर चले गए तो हम यहां पहुंच गए। मैं भी लापरवाह था और जमीन पर संरचना को देखने में विफल रहा। आदित्य की बात सुनने के बाद सोनाली को कोई संदेह नहीं हुआ। कारण सरल था। आदित्य ही वह व्यक्ति था जिसने टॉवर की ऊपरी मंजिल पर छिपे हुए संरचना की खोज की और उसे तोड़ दिया।
उसने ही ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए उस पर खून गिराने का विचार दिया था, और अंत में यह देखते हुए कि उसकी साधना कितनी ऊंची थी, उसका ज्ञान और अनुभव निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक रहा होगा। चलो यहां की स्थिति की जांच करें, आदित्य ने कहा, और सोनाली ने अपना सिर हिलाया। तुरंत ही उन दोनों ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में उन्हें एक सुरंग मिल गई और वे एक के बाद एक उसमें प्रवेश कर गए। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और आसपास की दीवारें बहुत नम थीं। जैसे जैसे वे सुरंग में अंदर गए, उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे जितने अंदर जाएंगे उनके पास उतनी ही ज्यादा जगह होगी। इसके कुछ ही देर बाद दोनों को चुपचाप सफेद रोशनी की एक हल्की चमक दिखाई दिया। वहां रोशनी है, सोनाली खुश थी। रोशनी? आदित्य के चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन वह अधिक सतर्क भी था। उनके सामने की चमक लगातार बढ़ती गई और 100 मीटर से भी कम आगे चलने के बाद उनकी आंखों के सामने एक अजीब जगह दिखाई दी। यह है, आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। उसके सामने एक इमारत दिखाई दी जो तालाब जैसी दिख रही थी। तालाब चौकोर था, लंबाई और चौड़ाई में लगभग 50 मीटर। 2 मीटर चौड़ा पत्थर का पुल दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ था और पत्थर के पुल के नीचे स्थिर पानी का एक तालाब था। रुके हुए पानी के इस तालाब से सड़न की तीखी गंध आ रही थी। दूर से देखने पर यह स्याही के तालाब जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ एक दरवाजा है। सोनाली के लाल होंठ थोड़े से खुल गए जब उसने कहा। आदित्य ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने भी इसे देखा है। इमारत के विपरीत दिशा में दीवार पर एक आधा खुला पत्थर का दरवाजा था। पत्थर का दरवाजा लगभग 2 मीटर ऊंचा था और अंदर से इतना अंधेरा था मानो यह कोई अंधेरा रास्ता हो जो किसी दूसरी दुनिया की ओर जाता हो। आदित्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, सोनाली ने कहा, और फिर पत्थर के पुल पर कदम रखा जो अंदर और बाहर दोनों तरफ फैला हुआ था। इसके तुरंत बाद दोनों पत्थर के पुल पर चढ़ गए। मजबूत पत्थर की स्लैब ने उनके पैरों को सहारा दिया। हालांकि आदित्य का दिल विशेष रूप से शांत नहीं था और उसका ध्यान पुल के नीचे स्याही के कुंड के काले पानी पर केंद्रित था। पुल के लगभग 1/3 रास्ते तक चलने के बाद वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। जैसे ही दोनों ने पत्थर के पुल की आधी दूरी तय की, काली झील की पानी की सतह अचानक लहरदार हो गई। ध्यान से, ध्यान से, आदित्य और सोनाली के मुंह से एक ही समय में एक ही शब्द निकला, फोर्ट। अगले ही क्षण काले पानी के कुंड से अचानक एक धुंधली काली परछाई निकल पड़ी। आदित्य की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसका दाहिना हाथ तुरंत ड्रैगन के पंजे में बदल गया और मार्शल पूर्वज क्षेत्र साधना की सघन आत्मिक ऊर्जा तुरंत उसके पंजे के केंद्र में संघनित हो गई। साथ में हवा का एक तेज झोंका भी आया। शक्तिशाली ड्रैगन का पंजा काली छाया पर एक तूफान की तरह टकरा रहा था। बम! हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और काली परछाई आदित्य के पंजे से उड़ गई। वह काले पानी के तालाब में वापस जा गिरी। समय की कमी के कारण आदित्य स्पष्ट रूप से यह देखने में असमर्थ था कि यह क्या था। फिर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता था। जी, जी। कई अजीबोगरीब चीखों के साथ नीचे तालाब का काला पानी अस्त व्यस्त और बेचैन हो गया। एक के बाद एक परछाइयां पानी से बाहर निकल आईं। आदित्य ने ध्यान से देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि ये काली परछाइयां वास्तव में छिपकलियों के समान जादुई जानवर थे, लेकिन अंतर यह था कि ये जानवर गहरे लाल रंग के शल्कों से ढके हुए थे और उनकी पीठ पर नुकीले कांटे थे। एक नजर में पूरा काला पूल इस तरह की चीजों से भरा हुआ था। सबसे बड़ा छिपकली 2 मीटर से अधिक लंबा था, जबकि सबसे छोटा छिपकली केवल चॉपस्टिक जितना लंबा था। सामने, पीछे, बाईं और दाएं खड़ी आंखों की 2 जोड़ी आदित्य और सोनाली को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी दावत का इंतजार कर रहे थे। आदित्य अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वे ब्लैक वाटर छिपकलियां हैं? ब्लैक वाटर छिपकलियां चौथी रैंक के जादुई जानवर के रूप में जन्म लेती है। वयस्क ब्लैक वाटर छिपकलियां छठी रैंक के जादुई जानवरों में विकसित हो जाती है, जो मार्शल पूर्वज क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के बराबर थीं। पहली नजर में आदित्य बता सकता था कि वहां काफी संख्या में वयस्क ब्लैक वाटर छिपकलियां थीं,
इस तरह का राक्षसी जानवर चलते हुए लक्ष्यों पर हमला करने में माहिर था। जब लक्ष्य स्थिर होता तो वह सुरक्षित रहता। हालांकि यह केवल सापेक्ष था। कोई भी अब इस जगह पर नहीं रहना चाहता था। आदित्य ने अपने शरीर को लापरवाही से हिलाने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी भौहों के बीच से गंभीरता का एक बहुत भारी भाव उभर आया। अगर वह यहां अकेला होता तो वह इन जानवरों को हल्के में नहीं लेता, लेकिन इस बार सोनाली उसके साथ थी। वह चिंतित था, क्योंकि वह उससे 10 मीटर दूर थी, जो खतरनाक साबित हो सकता था। आदित्य ने एक लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा, जब मैं 3 तक गिनता हूं तो तुम्हें तुरंत दूसरी तरफ भागना होगा। तुम्हें पत्थर के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए सबसे कम समय का उपयोग करना होगा। मैं सामने वाले से निपट लूंगा और पीछे का हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आदित्य की वर्तमान शक्ति और साधना के साथ एकमात्र ब्लैक वाटर छिपकली से निपटना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि समस्या यह थी कि यहां सैकड़ों ब्लैक वाटर छिपकलियां थीं और उनमें से लगभग सभी छठी रैंक के जादुई जानवर थे। शायद इस बार उसे अपना त्रुप का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। एक भी छठी रैंक का जादुई जानवर पहले से ही एक मार्शल पूर्वज क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ के बराबर था। यहां इन जानवरों की संख्या सैकड़ों में थी, इसलिए उनसे निपटने के लिए निश्चित रूप से आदित्य की असली ताकत की आवश्यकता होगी। आदित्य की बातें सुनकर सोनाली स्पष्ट रूप से चौंक गई। आदित्य ने वास्तव में कहा कि वह बिना किसी चिंता के उसे अपना समर्थन देगा। इस समय भी आदित्य वास्तव में उसकी सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। वह जानती थी कि वह आदित्य की मौजूदा स्थिति में उसकी मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जो करने को कहा था वही करना आदित्य की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था जब उसने कहा, मैं समझती हूं। ठीक है, 3 तक गिने। 1 2 3 शुरू, आदित्य जोर से चिल्लाया। सोनाली तुरंत सबसे तेज गति से पत्थर के पुल के दूसरी ओर चली गई। हालांकि जैसे ही दोनों आगे बढ़े, स्याही के तालाब में मौजूद ब्लैक वाटर छिपकलियां हवा में उछल पड़ी। वे दोनों की ओर झपटे और अपने मुंह से अजीब सी चीखें निकालने लगीं। ब्लैक वाटर सभी आकारों की अजीब छिपकलियों ने आकाश और पृथ्वी को काला कर दिया, बिल्कुल असंख्य टिड्डियों की तरह। फॉट अपने हाथ की एक लहर के साथ समुद्री ड्रैगन भाला आदित्य के हाथों में दिखाई दिया। आत्मा विनाश। उसने तुरंत आत्मा विनाश का प्रयोग करके दर्जनों ब्लैक वाटर छिपकलियों को मार डाला, जो लगभग उन दोनों तक पहुंच गई थीं। समुद्री ड्रैगन उतरता है। पहली भाग, लहरों के हाथ। अचानक सोनाली, जो अभी भी पत्थर के पुल के दूसरी ओर भाग रही थी, काले पानी के तालाब सहित पूरे क्षेत्र को एक विशाल समुद्र में बदलते हुए देखकर चौंक गई। गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ के साथ समुद्री जल से अनगिनत ड्रैगन के पंजे निकले, जो ब्लैक वाटर छिपकलियों पर हमला करते हैं, उनके शरीर को अनगिनत टुकड़ों में फाड़ देते हैं और रक्त की वर्षा समुद्री जल पर गिरने लगती है, जिससे उसका रंग लाल हो जाता है। एक ही हमले में आदित्य ने यहां ब्लैक वाटर छिपकलियों में से लगभग आधे को मार डाला। इस समय सोनाली पहले ही पत्थर के पुल के दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। वहां जाने के लिए केवल आदित्य ही बचा था। आदित्य के हमले के खत्म होने के बाद विशाल समुद्र धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि इस जगह का मूल स्वरूप बहाल हो गया था। जी। हालांकि ब्लैक वाटर छिपकलियों में से आधे को आदित्य ने मार डाला था, फिर भी 100 से अधिक छिपकलियां उसे क्रूरता से देख रही थीं। ब्लैक वाटर छिपकली ने लगातार भयंकर हमले जारी रखे। आत्मा विनाश। समुद्री ड्रैगन उतरता है। पहली भाग, लहरों के हाथ। हमलों की एक और श्रृंखला के साथ उसने अंततः 5वीं और 6ठी रैंक के लगभग सभी ब्लैक वाटर छिपकलियों को मार डाला और केवल 4थी रैंक के ब्लैक वाटर छिपकलियों को ही पीछे छोड़ा। पूरे इलाके में खून की तीखी गंध फैल गई। पत्थर का पुल छिपकलियों की लाशों के अनगिनत टुकड़ों से भर गया था। उन सभी को मारने के बाद आदित्य आखिरकार पत्थर के पुल को पार कर पुल के दूसरी तरफ पहुंच गया। हालांकि वह मार्शल पूर्वज क्षेत्र के 5वें चरण में था, लेकिन लगातार लड़ाई ने उसे पूरी तरह से थका दिया। उसके सामने आधा खुला पत्थर का दरवाजा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई और खतरा है या नहीं।
इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही वहां जाने का फैसला किया। उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। कुछ समय बाद जब उसकी आधी से अधिक ताकत वापस आ गई तो वह खड़ा हुआ और सोनाली के साथ आधे खुले पत्थर के गेट के अंदर अपना पैर रखा। जब वे पत्थर के गेट से गुजरे तो उन्हें एक बहुत छोटा कमरा दिखाई दिया। इस कमरे में एक बड़े पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में उलझन साफ देखी जा सकती थी। कुछ भी न पाकर आदित्य ने अपनी दिव्य इंद्रिय फैलाई और कुछ महसूस करने के लिए पूरे कमरे को ढक लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर कि उसे इस कमरे में कुछ भी नहीं मिला, उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुख्य रूप से उस पत्थर पर केंद्रित किया और जल्द ही उसे पत्थर के नीचे एक खोखलापन महसूस हुआ। ओह, पत्थर का निचला हिस्सा खोखला है। आदित्य चट्टान पर चला गया और बोला, शायद यहां नीचे कुछ है। यह सुनकर सोनाली खड़ी हो गई। मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहते ही उसकी हथेली में आत्मिक ऊर्जा का एक गोला संघनित हो गया और फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और संघनित सफेद प्रकाश का एक गोला उसके हाथ से निकला और चट्टान के केंद्र से टकराया। बम! एक भारी विस्फोट के साथ ही जमीन हिल गई और पत्थर तुरंत फट गया, जिससे जमीन पर 2 से 3 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। आदित्य और सोनाली की सुखद आश्चर्यचकित निगाहों के सामने जमीन पर एक और काली सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वास्तव में यहां एक और मार्ग है, आदित्य ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। आदित्य, सोनाली, वे दोनों काली सुरंग में प्रवेश कर गए और सुरंग को रोशन करने वाली आदित्य की फायर सोल की मदद से काली सुरंग के अंदर के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बार फिर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और जल्दी से सुरंग से बाहर निकल गए। वे फिर से एक कमरे में पहुंचे। यह कमरा पिछले कमरे से दुगुना बड़ा था। यहां भी एक आदमी की मूर्ति और 4 जानवरों की मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं था। इस आदमी के हाथ में तलवार थी और 4 जानवर उसके दाएं बाएं पहरा दे रहे थे। ये 4 जानवरों की मूर्तियां थीं: नीला ड्रैगन, सिंदूरी पक्षी, सफेद बाघ और काला कछुआ। नीला ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी उस आदमी के दाहिने हिस्से की रखवाली कर रहे थे, जबकि सफेद बाघ और काला कछुआ उस आदमी के बाएं हिस्से की रखवाली कर रहे थे। 4 पवित्र जानवरों द्वारा संरक्षित वह आदमी सचमुच बहुत दबंग लग रहा था। चारों जानवरों के मुंह खुले हुए थे और उनके मुंह के अंदर एक चाबी का छेद था, जो बिल्कुल उस चाबी के आकार का था जो सोनाली को ब्लैक बॉक्स खोलने के बाद मिली थी। क्या यह वही व्यक्ति है जो उस काले बक्से को पीछे छोड़ गया है? यह दृश्य ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे पवित्र जानवर महाद्वीप के 4 पवित्र जानवर इस आदमी की रखवाली कर रहे हैं? क्या वह भी शाह परिवार का कोई व्यक्ति है? जब सोनाली ने मूर्तियों और उनकी स्थिति को देखा तो वह पूछे बिना नहीं रह सकी। चाबियां चाबी के छेद में डालने के बाद ही हम जान पाएंगे। तुम चाबियां उनके छेदों में क्यों नहीं डालती? आदित्य ने सोनाली को देखा और उसे चाबी को चाबी के छेद में डालने के लिए कहा।